बीएससी पार्ट 3 जिसकी बुक है रिंग थ्योरी अर्थात वलय सिद्धांत, जिसका पहला चैप्टर है वलय रिंग, जिस पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए वलय क्या है। दो द्विआधारी सक्रियाओं का एक सरलतम निकाय वलय कहलाता है। द्विआधारी सक्रिया जिसमें योग और गुणा लगेगी। अब पहले तो दिए गए क्वेश्चन में जैसे कोई समुच्चय हो, किसी दिए गए अवयवों का समुच्चय हो, जैसे कोई सम संख्याओं का समुच्चय हो, समिश्र संख्याओं का समुच्चय हो, उनको यदि हमें सिद्ध करना हो कि वलय सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे। जिसमें पहले हम R1 लगाएंगे, ठीक है। तो R1 देखिए R प्लस जो है वो उसे आबेली समूह सिद्ध करना होता है। आबेली समूह में 4 प्रकार है। पहला है साचर्यता सिद्ध करना, उसमें तत्समक अवयव है कि नहीं, प्रतिलोम विद्यमान है कि नहीं, क्रमनियता नियम की पालन करता है कि नहीं। साचर्यता में हमें एक अन्य अवयव मानना होता है, जो कि अवयव तो उसी वलय R का ही होता है, परंतु वह अवयव क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता। अब हम साचर्यता में क्या करते हैं, पहले दो अवयव को जोड़ते हैं, फिर तीसरे अवयव को उसमें जोड़ देते हैं, फिर अन्य दो अवयव को जोड़ते हैं, फिर तीसरे अवयव को उसमें जोड़ देते हैं। यदि दोनों बराबर आते हैं तो वह साचारी है, ठीक है। उसके बाद तत्समक अवयव उसमें है कि नहीं। तत्समक अवयव होता है जिसमें किसी भी अवयव को जोड़ दो, तत्सम अवयव को किसी भी अवयव में जोड़ दो, तत्सम अवयव को किसी भी अवयव में जोड़ दो, वही अवयव हमें मिलता है। अर्थात योग सक्रिया के लिए सदैव लगभग 0 ही अवयव तत्समक होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव होता है यदि किसी अवयव का उसी वलय में, यदि किसी अवयव का उसी वलय में प्रतिलोम विद्यमान है तो हमें उन प्रतिलोम को उसी अवयव से जोड़ने पर तत्समक अवयव मिलना चाहिए। देखिए ए का प्रतिलोम -a होता है, यदि ए में -a जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, चाहे वो आप -a प्लस a जोड़ दीजिए, आएगा 0 ही। अर्थात प्रतिलोम अवयव वह अवयव होता है जिसमें उसका प्रतिलोम जोड़ने पर हमें तत्समक अवयव मिले। उसके बाद हमें सिद्ध करना होगी क्रम विनिमय के नियम की पालना करता है कि नहीं। क्रम विनिमय में हम क्या करेंगे, a प्लस बी जोड़ देंगे या बराबर में b प्लस a जोड़ देंगे। यदि दोनों का मान समान आता है, यदि दोनों का मान समान आता है तो वह क्रम विनिमय है। उसके बाद हम R2 में R गुणा मतलब एक साम्य समूह है कि नहीं उसे सिद्ध करेंगे। R2 में भी हमें एक तो साचर्यता R21 जिसे हम R21 से दर्शाते हैं, R22 से, R23 से साचर्यता सिद्ध करना है, और तत्समक अवयव है कि नहीं उसके लिए, और एक क्रम विनिमयता बताना है। ज़्यादातर हमें साचारी और एक क्रम विनिमय दो ही बताना होता है लगभग वलय सिद्ध करने के लिए। तत्समक अवयव भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बताओ तो बता सकते हो। इसमें भी सी अवयव अन्य अवयव को मानते हैं और क्या करते हैं कि पहले कोई दो अवयव गुणा करते हैं, फिर तीसरे अवयव से गुणा करते हैं, और बराबर में हम क्या करते हैं कि पहले अन्य दो अवयव गुणा करते हैं, फिर तीसरे अवयव गुणा करते हैं। यदि दोनों बराबर आते हैं तो वह साचारी हैं, अन्यथा नहीं है। यदि नहीं आते हैं तो हम यहीं रुक जाते हैं और कहते हैं कि वलय दिया गया जो समुच्चय है वो वलय नहीं है। उसके बाद हम तत्सम अवयव के लिए बात करते हैं। तत्सम अवयव गुणा के लिए आपको पता है कि एक जो ऐसा अवयव है जिसको किसी से भी गुणा कर दो वही अवयव आता है। अर्थात गुणन सक्रिया के लिए तत्सम अवयव क्या होगा, एक को देखो ए से गुणा करते हैं तो ए आता है, या एक को ए से गुणा कर दो तो भी ए ही आता है, मतलब वही अवयव आता है। अर्थात तत्सम अवयव क्या है, विद्यमान है। क्रम विनिमयता में वही तरीका है कि ए को बी से गुणा करो, यदि वो बी को ए से गुणा करने पर बराबर आता है तो वह क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। उसके पश्चात देखिए तीसरा R3 बंटनता। बंटनता में हम R31 में अन्य अवयव को दो के योग को पहले तो लेफ्ट साइड से गुणा करेंगे, फिर राइट साइड से गुणा करें। देखिए ए को यदि हम b प्लस सी से लेफ्ट साइड से गुणा करें, वाम नियम से गुणा करें, वाम गुण धर्म से गुणा करें, तो ए को पहले b से गुणा करना होगा, फिर योग, फिर ए को जोड़कर चिन्ह, उसके बाद ए को सी से गुणा करना होगा। इसी प्रकार R32 में हम क्या करेंगे कि b प्लस सी को राइट साइड से a से गुणा करेंगे तो b को a से गुणा करना होगा, उसके बाद c को भी a से गुणा करना होगा। यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि बंटनता गुण धर्म की पालना हो रही है। अर्थात वो दिया गया समुच्चय जो है, जो भी जिन्हीं भी अवयवों का समुच्चय है दिया गया है वो क्या है, एक वलय है, ठीक है। उसके बाद देखिए वलय में वलय की योग सक्रिया जो होती है, योग जोड़ के तत्समक अवयव को प्रतीक 0 से दर्शाते हैं। तत्समक वलय का तत्समक अवयव 0 ही होता है, 0 किसी में जोड़ दो वही अवयव आता है। तब 0 क्या तत्समक योग के लिए। इसे शून्य अवयव या योज्य तत्समक भी कहते हैं। योज्य का अर्थ योग्य होता है, इसे शून्य अवयव या योज्य तत्समक भी कहते हैं। तथा गुणन सक्रिया के तत्समक अवयव को L या E से व्यक्त करते हैं। गुणन सक्रिया के तत्समक अवयव को ज़्यादातर बुक में ज़्यादातर एग्जाम्पल में इसे E से ही व्यक्त करते हैं, या आप L से भी व्यक्त कर सकते हैं। इसे इकाई अवयव
ए को इकाई अवयव भी कहते हैं या इसे गुणात्मक तत्सम भी कहते हैं, मतलब किसी से गुणा कर दो वही अवयव आता है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अवयव ए का योज्य प्रतिलोम तो है, उसे चिन्ह बदल दो। योग ए का यदि कोई भी अवयव है उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, योग प्रतिलोम निकालना है तो उसका चिन्ह परिवर्तित कर दो। तथा ए का यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो या तो उसको 1/a मतलब उसी एक में उसका भाग लगा दो या उसे ए इनवर्स से दर्शा। नंबर देखिए वलय के प्रकार, जिसमें हम वलय के प्रकारों की बात करेंगे। कितने प्रकार की वलय हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला देखिए तत्सम की वलय। तत्सम की वलय में हम क्या देखते हैं, यदि किसी वलय में जैसे कोई आर प्लस गुणा की योग और गुणा सक्रिय लग रही है, कोई वलय है जिसमें गुणात्मक तत्समक ई यदि विद्यमान हो तो इसे तत्सम की वलय कहते हैं। अर्थात यदि इसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो तो इसे तत्सम की वलय कहते हैं। अर्थात यदि ए को ई से गुणा कर दो या ई को ए से गुणा कर दो, अवयव में ई मिलने वाला है और ये अवयव ए जो है वो आर का कोई भी अवयव हो सकता है। ये अवयव ए जो है ऑल ऑफ ए जो है वो कोई भी अवयव हो सकता है आर का, इसे केवल वलय भी कहते हैं। 2 नंबर देखिए क्रम विनिमय वलय। यदि किसी रिंग में आर में गुणात्मक सक्रिया क्रम विनिमय हो, गुणात्मक सक्रिया जो क्रम विनिमय हो अर्थात क्रम विनिमय की पालना करती हो तो उसे वह वलय जो होती है क्रम विनिमय वलय कहलाती है। अर्थात ए को चाहे बी से गुणा कर दो या बी को चाहे ए से गुणा कर दो, दोनों का मान समान ही आएगा तो वह वलय क्रम विनिमय वलय कराएगी। नेक्स्ट है 3 नंबर बूलिय वलय क्या होती है। एक वलय आर प्लस और गुणा के लिए बूलिय वलय कहलाती है यदि इसके सभी अवयव वर्ग सम हो, मतलब किसी भी अवयव का वर्ग कर दो वही अवयव मिलेगा तो वह बूलिय वलय कहलाती है। ऑल ऑफ ए कोई भी अवयव हो सकता है आर का। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि 0 1 और 1 लें तो क्या ये सामान्य R2 के लिए और R1, R2 का अर्थ है इसमें 2 अवयव है इसीलिए R2, और गुणा 2 के लिए बूलिय वलय है। अब देखिए जैसे कि 0 को स्क्वायर यदि 0 को 0 से गुणा करें तब भी 0 आ रहा है, 1 का वर्ग कीजिए या 1 को 1 से गुणा कीजिए तो भी 1 ही आता था। ये दी गई वलय बूलिय वलय है। उसके बाद में आती है शून्य वलय। यदि कोई समुच्चय R एक अवयव योगात्मक तत्समक 0 से बना हो तो वह शून्य वलय कहलाती है। अर्थात कि किसी वलय में केवल 0 ही अवयव हो तो वह वलय शून्य वलय कहलाती है। अर्थात 0 को 0 से जोड़ दिया जाए तो भी 0, 0 को 0 से गुणा कर दिया जाए तो भी 0, तो वह वलय क्या कहलाती है, 0 शून्य वलय कहलाती है। 5 नंबर पर वलय में शून्य के भाजक। कोई वलय आर प्लस और गुणा के लिए एक क्रम विनिमय वलय है। ए अवयव यदि आर का है जहाँ ए का मान शून्य नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0, तथा आर के एस से एक शून्यतर अवयव बी का अस्तित्व हो, मतलब आर में कोई एक ऐसा अवयव हो जिसका मान शून्य नहीं हो, उसका अस्तित्व हो कि इस प्रकार हो कि ए को यदि बी से गुणा किया जाए तो मान 0 आए तो ए वलय में शून्य का भाजक कहलाता है। जैसे कि कोई वलय है जिसमें अवयव देखिए 0 1 2 3 4 5 है, मतलब 6 अवयव हैं। ये प्लस 6 और गुणा 6 में सक्रिय में यदि शून्य के भाजक निकालें तो देखिए क्या होता है। देखिए सक्रिय लगाते हैं गुणा 6 में, देखिए 0 को यदि 0 से गुणा किया 0, 0 को 1 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, 0 को 3 से किया 0, 0 को 4 से किया 0, 0 को 5 से किया 0। उसके बाद 0 को 1 से किया, इसी 0 को 1 को 0 से किया, 1 को 1 से किया, 1 को 2 से किया, सबसे गुणा करने पर इसको मान आते थे। अब 2 की सक्रिय में देखिए 2 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया 4, 2 को फिर जब 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 3 6, लेकिन 6 तो अधिकतम सक्रिय है, 6 तो हो नहीं सकता, इसलिए हम 6 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। फिर 2 को 4 से किया तो 4 दूनी 8, लेकिन 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि अधिकतम अभी भी 6, तो सक्रिय के तहत हम क्या करेंगे कि 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 2। इस प्रकार 2 को जब 5 से करते हैं तो कितना आता है 10, तो 10 तो अधिकतम हो नहीं सकता अंक, इसलिए हम क्या करेंगे 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। इस प्रकार जब हम पूर्ण समीकरण इस पूर्ण सक्रिय को लगा देते हैं तो हमें पता चलता है कि जब 2 को 3 से करते हैं तब मान 0 आता है, 3 को 2 से करते हैं तब भी 0 आता है, 3 को 4 से करते हैं तब भी 0 आता है और 4 को 3 से करते हैं तब भी 0 आता है। कहने का मतलब ये है कि 2 2 3 और ये 4 जो है वो शून्य के क्या है, भाजक हैं, शून्य के क्या हैं, भाजक हैं। अब आगे देखिए शून्य के भाजकों रहित वलय। उसमें क्या है, कोई वलय आर योग और गुणा के लिए शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाती है यदि ए और बी कोई अवयव आर के हों और वो इस प्रकार हो कि ए और बी को गुणा किया जाए तो 0 आए मान, परंतु दोनों 0 नहीं हो सकते, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। यह है शून्य के भाजकों रहित वलय।
उसके बाद है 7 नंबर पर शून्य के भाजकों सहित वलय। शून्य के भाजकों सहित वलय, कोई वलय आर शून्य के भाजकों सहित वलय कहलाती है यदि कोई भी मान लो दो अवयव हैं जो कि आर के हैं, ए और बी अवयव क्या है, आर के हैं, लेकिन दोनों के मान शून्य नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को ए और बी को गुणा किया जाए तो मान 0 आता है। जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर हम समझना चाहें तो मान लीजिए ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 1 1 की, और बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स है -1 -1 1 1। अब आप मैट्रिक्स के नियम को जानती हैं, तो उन दोनों को यदि आप गुणा करके देखेंगे तो ए और बी इज इक्वल टू 0 0 ही आएगा, जबकि दोनों 0 नहीं है। इसी के पश्चात अब देखिए 3 नंबर में आता है वलय में निरसन नियम क्या है। निरसन का मतलब होता है हटा देना या विलुप्त कर देना। मान लीजिए कोई 3 अवयव हैं ए बी सी, जो कि किसके हैं, आर के ही, आर वलय के अवयव हैं, और तीनों के ही मान 0 नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 0। तो यदि ए और बी को गुणा किया जाए वो इज इक्वल टू, या फिर ए और सी को गुणा किया जाए, देखिए ए और बी को गुणा किया जाए और ए और सी को इज इक्वल टू में गुणा किया जाए, तो अब देखिए दो मान जो दोनों में समान हो, देखिए ए इधर है और ए भी इधर है, वाम पक्ष में और दक्षिण पक्ष में दोनों में क्या ए है, तो वाम पक्ष से देखिए एक कट जाएगा और बी और सी बच जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या जाएगा सी। इसी प्रकार देखिए बी इंटू ए है और इज इक्वल टू में देखिए सी इंटू ए है, देखिए दक्षिण पक्ष में ए समान है इसलिए ए से ए कट जाएगा और बी सी बच जाएगा। इसे बोलते हैं वलय में निरसन नियम। 4 नंबर पर देखिए पूर्णांकीय प्रांत। एक ऐरिक समुच्चय डी में परिभाषित दो द्विआधारी सक्रियाओं जैसे कि योग और गुणन से युक्त कोई बीजीय निकाय है, वो एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पूर्णांकीय प्रांत इंटीग्रल डोमेन, इसमें भी आपको यही सिद्ध करना होगा, एक तो कि डी जो है वो योग के लिए आबेली समूह है और ये डी जो है वो एक गुणन के लिए इकाई सही सामी आबेली ग्रुप है। योग में भी वो एक तो आपको साहचर्यता सिद्ध करके बताना है, ठीक है, अन्य पद को लेकर के पहले इन दो को जोड़ दो, फिर तीसरे पद को इसमें जोड़ दो, फिर तीसरे पद को और दूसरे पद को जोड़ दो, फिर इसमें पहला पद जोड़ दो। एक तो आपको बताना है कि इसमें तत्सम विद्यमान है, प्रतिलोम का भी अस्तित्व है, ठीक है, और एक क्रमनियमितता भी नियम लागू करना है, क्रमनियमितता की पालना करता है कि नहीं। उसके बाद में गुणन सक्रिया में भी वही, एक तो साहचर्यता बताना है और इकाई सहित मतलब तत्सम अवयव की भी तत्सम अवयव है कि नहीं ये भी बताना है, और क्रमनियमितता नियम की भी पालना करता है कि नहीं दी गई वलय। उसके बाद में D3 जो है, D3 में आप बंटनता बताएंगे। D3 1 में देखिए जैसे कि ए को यदि बी प्लस सी से गुणा किया जाए तो ए गुणा बी प्लस में ए गुणा सी, ये तो वाम नियम हो गया, मतलब वाम बाईं तरफ से गुणा किया। अब देखिए दक्षिण की ओर से दाईं तरफ से गुणा करेंगे। D3 2 में बंटनता के नियम से बी प्लस सी को यदि बी को ए से गुणा किया प्लस सी को ए से गुणा किया, यदि दोनों मान समान आते हैं तो क्या है, बंटनता के नियम की पालना करता है। उसके बाद में आता है शून्यभाजक रहित D4, इसमें शून्यभाजक रहित वलय भी सिद्ध करना होता है। शून्यभाजक रहित में पहले भी मैंने बता दिया परिभाषा के दौरान कि क्या होती है, कि ए और बी को दो गुणा किया जाए तो मान शून्य आना चाहिए, लेकिन या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, दोनों 0 नहीं हो सकते। 5 नंबर पर है तत्सम की वलय में एकक अवयव क्या है। तत्सम की वलय में एकक अवयव, यदि वलय आर एक तत्सम की वलय है तथा एक उसकी द्वितीय सक्रिया का तत्समक है, तब कोई अवयव यदि आर में एकक अवयव कहलाता है यदि बी अवयव इस प्रकार विद्यमान हो कि ए को यदि बी से गुणा किया जाए तब भी एक आता है और बी को ए से गुणा कर दिया जाए तब भी एक आता है। इसे आप एग्जाम्पल की तरफ से समझ सकते हैं, जैसे कि किसी वलय में 5 अवयव हैं 0 1 2 3 4, योग और गुणन सक्रिया में देखें तो अशून्य अवयव एकक अवयव है, प्रत्येक अशून्य अवयव मतलब जो भी जिसका मान 0 नहीं हो वो क्या है, एकक अवयव है। जैसे कि ए को 1 से गुणा किया है तब भी देखिए ए क्या आता है। यदि 2 को 3 से गुणा किया जाए, देखिए 2 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है 6, लेकिन अधिकतम अंक तो 5 ही है सक्रिया में, तो हम क्या करेंगे 5 को हटा देंगे, 6 में से कितना आएगा 1। ठीक है, इस प्रकार आगे देखिए इसमें क्या है कि आपको एक बात ध्यान में रखनी है, तो कि यह है क्षेत्र में शून्य अवयव के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव एकक अवयव होता है। 0 को ना तो एकक अवयव हम कह सकते हैं क्योंकि 0 किसी से भी गुणा कर दो 0 ही आता है, इसलिए 0 के अलावा जो अवयव हैं वो एकक अवयव होंगे, 0 कभी एकक अवयव। 6 नंबर पर देखिए फील्ड क्षेत्र। एक ऐरिक समुच्चय F में परिभाषित दो द्विआधारी सक्रियाओं योग तथा गुणन से युक्त कोई बीजीय निकाय F एक क्षेत्र कहलाता है। इसमें भी आपको वही, एक तो F को योग के लिए आबेली समूह सिद्ध करना होगा, F को गुणन के लिए साम्य आबेली समूह सिद्ध करना होगा, और एक बंटनता के लिए।
अब देखिए, आबिली सिद्ध करने के लिए साचर्यता नियम भी बताना होगा। एक तो सहचारी है कि नहीं, तत्समक अवयव है कि नहीं, प्रत्येक जीरो के अलावा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है कि नहीं, कैरविनिमय नियम की पालना करता है कि नहीं, और साम्य आबिली समूह में वही एक तो सहचारी है कि नहीं, तत्समक अवयव विद्यमान है कि नहीं, प्रत्येक अवयव जीरो के अलावा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है कि नहीं, कैरविनिमय नियम की पालना करता है कि नहीं। और बंटनता में भी वही है, एक तो वाम गुणधर्म और एक दक्षिण गुणधर्म। वाम गुणधर्म बंटनता नियम से और दक्षिण गुणधर्म बंटनता नियम की पालना करता है कि नहीं। यदि इन तीनों नियमों की पालना करता है तो वह एक क्षेत्र कहलाता है, फील्ड कहलाता है। 7 नंबर देखिए, विभाग वलय या विषम क्षेत्र। वलय आर एक विभाग वलय कहलाता है यदि वह एक तत्समकी वलय है तथा प्रत्येक शून्यतर अवयव का आर में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जीरो के अलावा प्रत्येक अवयव जो भी 1 2 3 4 कोई अवयव है तो उनका प्रत्येक का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। 1 का -1, 2 का -2, इस प्रकार। क्योंकि मैट्रिक्स का गुणन आप सभी जानते हैं क्रमिनी में नहीं होता कभी भी, इसलिए वलय कभी क्षेत्र नहीं हो सकती। ये विभाग वलय जो है वो कभी क्षेत्र नहीं हो सकती। 8 नंबर पर देखिए, वलय का अभिलक्षण। माना आर जो है वो योग और गुणन सक्रिया में एक वलय है। यदि n कोई ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान हो कि n को किसी भी अवयव जो कि r का है किसी भी अवयव से गुणा किया जाए तो मान 0 ही आता है, तो r परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है।